Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic components or elements of business environment. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करती है तो एनालाइज करने से पहले उसको ये डिफाइन करना होता है कि उसके अंडर में उसे किन किन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टडी करना है। तो इसके लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को दो मेन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स में ब्रॉड बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज नोन एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। पहले हम बात करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। एनवायरनमेंट विच लाइज विद इन द ओरिजिन is known as internal environment. Internal factors are generally regarded as controllable factors. It means that internal environment includes internal factors of the business such as plans, policies, human resource, financial resource, corporate image, plant and machinery, labor management relationship, promoters vision, etc. यानी कि जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन को डिफाइन करता है। तो जो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिन से रिलेटेड होता है उसको हम उसके इंटरनल एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं और इसमें हम इंटरनल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। और जितने भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि इनको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बिजनेस के प्लान्स एंड पॉलिसीज, उसका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रक्चर, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट इमेज, प्लांट एंड मशीनरी, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, प्रोमोटर्स विजन। ये सब क्या है? ये सब कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो हमें डिस्कस करना है इनके बारे में। तो वी हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑफ दीज फैक्टर्स एज फॉलोज। The very first one is the plans and policies. The plans and policies of the firm should be properly framed, taking into consideration the objective and resources of the firm. Proper plans and policies help the firm to accomplish its objectives. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को फर्दर वे में डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो इट इज हैविंग द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर एनी ऑफ द बिजनेस हाउस। और इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर फर्म को अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को प्रॉपर वे में फ्रेम किया जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो फर्म है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज को प्रॉपरली कंसीडर करती है। अगर प्लान्स एंड पॉलिसीज को प्रॉपर वे में फ्रेम किया गया है तो इसके हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपर वे में अकॉम्प्लिश कर सकती है। प्लान्स एंड पॉलिसीज को फ्रेम करने की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज अपॉन द हायर अथॉरिटी ऑफ द फर्म। यहाँ जो फर्म की हायर अथॉरिटी है उसको प्रॉपरली इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए और जो भी वो चेंजेस को देख रहा है उन चेंजेस को प्रॉपरली एनालाइज करते हुए प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज को डेवलप किया जाना चाहिए विद इन अ प्रॉपर टाइम, जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म का जो सर्वाइवल है या उसकी जो सक्सेस है वो लार्जली डिपेंड करती है कि उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स यूज किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयज हैं उसका लेवल ऑफ क्वालिटी क्या है। If they are having the high capability, high efficiency, then survival and success of the organization is very ensured. बहुत ज़्यादा इंश्योर हो जाती है अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज कैपेबल हैं, एफिशिएंट हैं, इफेक्टिवली अपने वर्क को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी हाई लेवल की अगर उनकी, तो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज का सोशल बिहेवियर है वो बिजनेस की वर्किंग को बहुत लेवल तक, एक बहुत हद तक
अफेक्ट भी करता है। ये जितना सोशली बिहेव्ड होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, उसके बिजनेस की वर्किंग उतनी ही आगे फॉलो हो रही होगी, उतना ही प्रॉपर वे में फॉलो की जा रही होगी। यहाँ हम ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की स्किल्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके मोरल्स क्या है, उनको उनका वर्क के रिगार्डिंग एटीट्यूड क्या है, वर्क के रिगार्डिंग उनके कमिटमेंट्स क्या है। इनको हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर सकते हैं, या इन पॉइंट्स के बेसिस पर ह्यूमन रिसोर्स की पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये हाई लेवल पर है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। तो कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पर सक्सेस को फ्यूचर में ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्किलफुल हैं, कमिटेड है अपने वर्क के लिए, तो इसको एक हाइट तक ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दैट इज वेरी क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड दिस इज द फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि हम यहाँ कैपिटल की बात करते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए जो उसकी कैपिटल है वो एक तरीके से लाइफ ब्लड की तरह है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड का रोल होता है, ब्लड है तो लाइफ है, ब्लड नहीं है तो लाइफ नहीं है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर कैपिटल का रोल होता है। कैपिटल इज लाइक अ लाइफ ब्लड, इफ इट इज अवेलेबल देन सक्सेस एंड सर्वाइवल बोथ आर एंश्योर्ड, और अगर अवेलेबल नहीं है तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है किसी भी फर्म के रेफरेंस में। फाइनेंस का मतलब मनी से हुआ, और अपनी डिफरेंट टाइप की वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए हर फर्म को एडिकेट मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए जो फर्म है इसे वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्डिंग प्रॉपर मैनेजमेंट को फॉलो की जाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो कर रही है तो उसे कभी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेसिस पर शॉर्टेज को नहीं देखना पड़ेगा, और प्रॉपर वे में वो अपनी सारी ज़रूरतें या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस की उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट भी कर सकेगी। डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल स्टेटस, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन सबको किसी भी फर्म के द्वारा कंसीडर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो किसी भी फर्म के इंटरनल एनवायरनमेंट पर कंप्लीट इन्फ्लुएंस डालते हैं, और इनकी वजह से फर्म की परफॉर्मेंस पर एक कंसीडरेबल इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो अगर परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान देना होगा फर्म को, और इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉर्पोरेट इमेज। A firm should develop, maintain and enhance a good corporate image in the minds of employees, investors, customers, etc. Poor corporate image is a weakness of the firm. यानी कि अगर corporate image आपकी ओके है, प्रॉपर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पुअर कॉर्पोरेट इमेज है तो एक तरीके से फर्म की ये वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से एक फर्म को अपनी कॉर्पोरेट इमेज को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसको एनहेंस करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स हो चाहे कस्टमर्स हो, उनके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में या फर्म के रेफरेंस में एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इमेज डेवलप हो सके। इसके लिए लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाना जरूरी है। जब ऑर्गेनाइजेशन R&D एक्टिविटीज़ को फोकस करती है तो उसके बेसिस पर ब्रांड की क्वालिटी को भी एनहेंस किया जा सकता है, और अगर ब्रांड की क्वालिटी आपकी प्रॉपर होगी तो इसके हेल्प से आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट इमेज को भी क्रिएट कर सकते हो, और फर्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकते हो विद इन द मार्केट। तो कॉर्पोरेट इमेज को डेवलप करने का सबसे बड़ी तरीका है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाइए, और उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ ब्रांड को एनहेंस करने के लिए डिफरेंट टाइप के एफर्ट्स करिए। So this is also one of the internal environmental factor for any of the business firm. Next one is the
प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्लांट एंड मशीनरी मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब हो गया यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के साथ में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगी उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना है अपनी वर्किंग एफिशिएंसी पर, इफेक्टिवनेस पर। यह डिपेंड करता है कि कितने सुपीरियर लेवल के प्लांट्स एंड मशीनरीज के साथ में फर्म अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। बिजनेस फर्म के लिए प्लांट एंड मशीनरी एक इंटरनल पार्ट की तरह वर्कआउट करते हैं। अगर मशीनरीज और प्लांट्स आपके ऑब्सोलीट हैं या आउटडेटेड है तो उसके लिए आपको तुरंत एफर्ट्स करने होंगे और उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में रिप्लेस किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है। और अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, अपने कंपटीशन को फाइट करना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो उसके लिए आपको ओल्ड पैटर्न को छोड़कर न्यू पैटर्न पर फोकस करना ही होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, बिजनेस फर्म पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड अंडर वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ फैक्टर इज लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशनशिप। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशंस कितने स्मूथ हैं। जितने स्मूथ रिलेशनशिप रहेंगे मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी और उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसी वजह से मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और उनको प्रॉपर सॉल्व करते हुए उनके कॉन्फिडेंस को विन करना, दैट इज ऑल्सो वेरी मस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट। लेबर्स को इस तरह से मोटिवेट किए जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी हाई एफिशिएंसी और हाई इफेक्टिवनेस के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकें, और इसके लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि जो ये इंसेंटिव्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेबर मैनेजमेंट के रिलेशंस जितने ज़्यादा बेटर होंगे उतना ही एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होगा और एक मोटिवेशन मिलेगा लेबर को कि भाई उन्हें 100% एफर्ट पुट करने हैं विद इन द बिजनेस। उन्हें अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ में अपने दिए हुए पर्टिकुलर वर्क को फिनिश करना है, दिए हुए टास्क को फिनिश करना है। और अगर इसी पर्टिकुलर मोटिवेशन के साथ में एम्प्लॉयज़ वर्किंग में इन्वॉल्व होंगे तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली एनहेंस किया जा सकता है। दैट इज क्लियर। इन द नेक्स्ट environmental internal environmental factor is that is the promoter's vision. The promoter should have far sight vision to forecast opportunities and threats in the business so that the opportunities are properly grabbed and threats are diffused off in time. तो यह एक इंटरनल फैक्टर और कंसीडर किया जाता है जिसे हम प्रमोटर विजन के नाम से जानते हैं। यानी कि हर एक प्रमोटर का अपना एक विजन होता है, दैट इज अ वेरी फार साइटेड। तो अपने इस फार साइटेड विजन को अचीव करने के लिए ये उम्मीद की जाती है प्रमोटर से कि वो प्रॉपर्ली अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को फोरकास्ट करें जो बिजनेस में लाई कर रही हैं, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली ग्रैब किया सके और थ्रेट्स को प्रॉपर्ली डिफ्यूज किया जा सके। इस तरीके से उसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को फोरकास्ट किया जाना चाहिए। ओके, सो दीज ऑल आर द इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स यानी कि अब हम बात करेंगे कल से एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। ओके, थैंक यू।